तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है यूपी टेट ईबीएस से संबंधित प्रश्न होने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे यूपी टेट में 2011 से लेके 2021 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के मॉडल पेपर पर बात करेंगे और कितने बार कितने प्रश्न रिपीट हुए हैं उन सभी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के वहाँ से भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की आप लोगों के नोट्स चाहिए तो आप लोग वहाँ से जुड़ के ले सकते हैं। तो शुरू करने से पहले यही बताएंगे कि जितने भी प्रश्न हैं उसे सभी के सभी आप लोग देखकर उत्तर देने का प्रयास करिएगा कमेंट में। और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, ये यूपी टेट 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था, 13 नवंबर प्रथम पाली का है। इसमें पूछा गया था कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा। तो पहला करा है कि केवल पुस्तक से पढ़ाना, दूसरा करा है कि प्रयोगों और गतिविधियों के माध्यम से सिखाना, और तीसरा करा है कि याद कराने पर जोर देना, और चौथा करा है शिक्षक का व्याख्यान। शिक्षक का व्याख्यान, याद कराना और केवल, ये शब्द आपके क्या है, नेगेटिव है। और आपको नेगेटिव और पॉजिटिव के आधार पे भी अगर प्रश्न नहीं आ रहा है तो सॉल्व कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका जो जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। अब बात करेंगे इसकी व्याख्या की। इसकी व्याख्या में बताया गया है कि ईवीएस का उद्देश्य बच्चों को उनके परिवेश से जोड़ना है। गतिविधि अदाई शिक्षा बच्चों को अधिक व्यवहारिक और अनुभवजन्य प्रदान करता है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। तो ये आपका पेपर है 2013 में प्रश्न पूछा गया था, 27 जून द्वितीय पाली का है। इसमें पूछा गया था वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। पूछा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो आप लोगों को पता है कि सबसे अधिक जो मात्रा में पाई जाती है आपकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आप लोग प्रीवियस मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था, 27 जून को पूछा गया था द्वितीय पाली का। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। बताइएगा जरूर कि इसका आंसर क्या होगा। ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा या फिर हाइड्रोजन होगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आपका तीसरा प्रश्न है, जो कि यूपी टेट ये पूछा गया था 2014 में 22 फरवरी को प्रथम पाली का ये पेपर है। तो इसमें पूछा गया था ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किस गैस के कारण होती है। तो ये पहला हमारा ये आंसर ऑप्शन कर रहा है कि नाइट्रोजन के कारण होती है, दूसरा करा ऑक्सीजन के कारण, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा करा है कि हीलियम के द्वारा होती है। हीलियम सबसे यहाँ पे हीलियम के द्वारा होती है, नाइट्रोजन के द्वारा होती है, ऑक्सीजन के द्वारा होती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होती है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है 2014 का पेपर है, इसमें पूछा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है, इसका प्रभाव जो होता है मुख्यतः किस गैस के कारण होती है। तो मुख्यतः जो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा आपका सही होगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर तीसरा लगाया एकदम सही होगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो मीथेन जैसी गैसें होती हैं, ये पृथ्वी की सतह से निकलने वाली ऊष्मा को रोक लेती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसे ग्रीन हाउस का प्रभाव भी कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा उत्पन्न होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे चौथे प्रश्न की, चौथा प्रश्न देखिए पूछा गया था 10 अक्टूबर प्रथम पाली का है, 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था यूपी टेट का। इसमें पूछा गया था ये कि पृथ्वी पर जल का चक्र किस प्रक्रिया में पूर्ण होता है। पहला करा है संघनन, वर्षा और वाष्पीकरण के द्वारा, दूसरा करा है संघनन यहाँ पे करा के परासरण और अपघटन के द्वारा, तीसरा करा है हमारा वाष्पीकरण, प्रकाश संश्लेषण और अपघटन के द्वारा, और चौथा करा है वर्षा यहाँ पे करा के परासरण और अंकुरण द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा। देखिए यूपी टेट के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं रिपीटेड प्रश्न को ही इसमें शामिल किया गया है, ताकि आप लोगों का एक भी प्रश्न छूट न पाए। हो सकता है कि ये प्रश्न आपकी यूपी टेट होने वाला है एग्जाम उसमें पूछ सके। तो ये इसका आंसर आप लोग बताइएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि 15वें का यहाँ पे 2015 में पूछा गया, 10 अक्टूबर का प्रथम पाली का पेपर है ये। इसमें पूछा गया था पृथ्वी पर जल चक्र किस प्रकार से पूर्ण होती है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा चौथे का आपका संघनन होता है पहले, फिर वर्षा होता है, फिर इसके बाद वाष्पीकरण। संघनन का मतलब होता है पहले वाष्पीकरण होता, मतलब ऊर्जा की तरफ वाष्प बनकर ऊपर जाता है, या फिर कह सकते हैं संघनन मतलब बादल का एक झुंड होता है, फिर इसके बाद वर्षा होती है, फिर इसके बाद जब जमीन पे गिरती है तो फिर इसके बाद वाष्पीकरण होती है, फिर से ऊपर की तरफ ये उठने लगता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया है कि जल चक्र का समुद्र और नदियों का जल सूर्य की ऊष्मा से वाष्पीकरण होकर बादलों का निर्माण करता है, यानी संघनन होता है। हमने कहा वाष्पीकरण होता है यानी एक क्रिया से फिर दूसरी क्रिया में बदल जाना, यानी पहले वाष्पीकरण होकर ऊपर जाना, फिर बरस के फिर नीचे आके फिर वाष्पीकरण होना, फिर वर्षा के रूप में वापस ही ये आ जाता है नीचे। तो ये थे आपके पहले राइट आंसर चौथे का।
वहीं पे अगर 5वें प्रश्न की बात करें, ये प्रश्न आपका पूछा गया था यूपी टेट 2016 में 19 दिसंबर द्वितीय पाली का पेपर है ये। इसमें पूछा गया है कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, तो श्वसन के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, और यहाँ पे तीसरा करा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, चौथा करा है कि अपघटन के द्वारा। तो 5वें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? अगर ये प्रश्न की आप लोग मुख्यतः इस बात पर ध्यान दें कि मान लीजिए ये आपका क्या है, पौधा है, ये इसकी जड़ें हैं, ये इसकी क्या है, टहलियाँ हैं, मान लीजिए टहलियाँ हैं ये सब, और ये पत्ते हैं। तो इसमें कहा है कि भोजन का यहाँ पे किस प्रकार से क्या करते हैं, ये बनाते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, अपना वाष्पीकरण, उत्सर्जन के द्वारा बनाते हैं, या फिर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, या फिर अपघटन के द्वारा, या फिर यहाँ पे श्वसन के द्वारा। तो श्वसन की क्रियाएं जो होती हैं पत्तियों के माध्यम से होती है, वाष्पीकरण का भी जो होता है आपका, ये भी आपके जो होते हैं, ये भी आपके वाष्पीकरण पत्तियों के द्वारा होता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये भोजन का ये प्रक्रिया का बनाते हैं, जिसके द्वारा क्या है, अनेक भागों में पहुंचाते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। इसकी व्याख्या अगर देख लें तो इसमें बताया है कि पौधे सूर्य के प्रकाश, जल चक्र, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से क्लोरोफिल के द्वारा अपना भोजन, या फिर कह सकते हैं स्टार्च भी कह सकते हैं, उसके द्वारा ये तैयार करते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो आपका छठा है, छठे में पूछा है ये प्रश्न, यूपी टेट 2017 में 15 अक्टूबर प्रथम पाली का पेपर है ये। इसमें ये पूछा गया है कि प्याज आलू पौधों का कौन सा भाग होता है, मूल होता है, तना होता है, पत्ता होता है, या फिर पुष्प होता है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, ये आलू और प्याज ये क्या है, धरती के नीचे होता है, ठीक है। ये पत्तियां निकल जाती हैं और प्याज की, और ये आलू की पत्तियां होती हैं इस प्रकार से, आलू इस प्रकार से गुच्छे की तरफ होता है। ये सभी क्या है, जमीन के अंदर होते हैं। तो यहाँ पूछा है कौन सा भाग होता है, आलू प्याज, तो ये क्या होता है, मूल का होता है, तना का होता है, पत्ता का होता है, या फिर पुष्प का। तो पत्ता पुष्प तो काट दीजिए, मूल और ये बचा आपका तना। तो मूल और तने में से आपका जो जाएगा ये तने वाला भाग होता है। ये क्या है, जड़ नीचे है, याद रखिएगा, जड़ नीचे, और जो तना होता है ये फूल जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा सही होगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या जो होता है हमारे यहाँ पे बताया गया है कि प्याज और आलू दोनों ही तनों का यहाँ पे रूपांतरित रूप होता है, जो कि भोजन संग्रहण के लिए विशेषीकृत हो जाते हैं, यानी भोजन एकत्रित करते हैं वहाँ पे। अगर हम बात करेंगे 7वें प्रश्न की, तो 7वां प्रश्न हमारा ये पूछा है कि यूपी टेट 2018 में 18 नवंबर द्वितीय पाली का पेपर है। इसमें पूछा है कि राष्ट्रीय गंगा परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला हमारा यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, पहला कर रहा है गंगा का जल विद्युत उत्पादन बढ़ाना, और दूसरा कर रहा है हमारा यहाँ पे गंगा की नौकाएं प्रणाली विकसित करना, और यहाँ पे तीसरा कर रहा है गंगा की स्वच्छता और प्रदूषण नियंत्रित करना, चौथा कर रहा है कि गंगा में मत्स्य उत्पादन बढ़ाना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। एक आपके लिए एक प्रश्न है कि गंगा नदी में कौन सी जलीय या फिर कैसे राष्ट्रीय मछली पाई जाती हैं, या फिर कह सकते हैं कि किस प्रकार की जलीय जीव है जो कि आपकी राष्ट्रीय मत्स्य के रूप में जानी जाती है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो 7वें का जो राइट आंसर जाएगा आपका गंगा स्वच्छता और प्रदूषण के यहाँ पे नियंत्रण के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा आया है आपका सही होगा। अगर व्याख्या की बात करें तो इसमें कहा कि गंगा एक्शन प्लान राष्ट्रीय गंगा परियोजना का मुख्य उद्देश्य गंगा में प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ बनाना होता है या फिर बनाना है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 8वें प्रश्न की, जो कि पूछा गया था यूपी टेट 2019 में 8 जनवरी प्रथम पाली का यह पेपर है। इसमें पूछा यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ यहाँ पे ये पूछा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। चूना पत्थर, पोटास, अभ्रक, आलू। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे 8वें का किसके साथ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पोटास के रूप में किया जाता है। जो पदार्थ है ये आपके उर्वरक के रूप में पोटास के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में बताया गया पोटास जो होता है पोटेशियम का स्रोत है, जो कि पौधों की वृद्धि और उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 9वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा आपका। ये पूछा है आपका है यूपी टेट 2020 में ये प्रश्न पूछा है कि 8 जनवरी द्वितीय पाली का ये पेपर है, जो कि आपका निरस्त हो गया था। इसमें ये पूछा है कि मानव शरीर में रक्त और शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होती है। यकृत के द्वारा होती है, हृदय के द्वारा होती है, गुर्दा के द्वारा होता है, फेफड़ा के द्वारा, यानी लीवर, हार्ट, किडनी, लंग्स, किसके द्वारा होता है। इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि आपका यहाँ पे 10वां प्रश्न है।
10वां प्रश्न ये कह रहा है कि यूपी टेट 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। 23 जनवरी प्रथम पाली का है, यानी प्राइमरी का ये प्रश्न है। इसमें पूछा गया है चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। कह रहा है प्रदूषण नियंत्रण से, वृक्षों की रक्षा के लिए, जल संरक्षण के लिए, पशु संरक्षण के लिए। चिपको आंदोलन किसे, आप लोगों को सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में आपको पता होगा तो आप लोग जान जाएंगे कि ये प्रश्न किससे संबंधित है। तो ये 2021 में ये प्रश्न बना था। 23 जनवरी प्रथम पाली का ये प्रश्न है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर जो 10वें का जाएगा आपका वृक्षों से संबंधित है। जो बिश्नोई लोग थे या फिर कह सकते हैं वहाँ के रहने वाले जो निवासी थे, वो जब भी कटाई होती थी वृक्षों को पकड़ के क्या करते थे, वहाँ पे चिपक जाते थे। इससे तंग आकर यहाँ सरकार ने वृक्षों की कटाई पर रोक लगा दी थी। तो राइट यहाँ पे आंसर जाएगा आपका दूसरे के साथ। जो दूसरा जितने भी लोगों का है एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या में बताया गया है चिपको आंदोलन उत्तराखंड, इतना याद रखिएगा, कहाँ से संबंधित है, उत्तराखंड गोरखा कुमाऊं में वृक्षों की अंधाधुंध कटाई रोकने के लिए शुरू किया गया था। इसमें ग्रामीण जो थे विशेषकर महिलाएं वृक्षों से लिपट कर उसे बचा लेती थी। तो ये कहाँ से उत्पन्न हुआ था ये आंदोलन, तो ये उत्तराखंड में। और कौन कौन थे लोग थे इसमें शामिल थे, तो यहाँ पे गोरखा और यहाँ पे कुमाऊं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, जो कि 11वां प्रश्न है। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि यूपी टेट 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। 13 नवंबर द्वितीय पाली का है। इसमें पूछा है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। ये हमारा पहला कह रहा है कि 1952, 1972, 1900 यहाँ पे कह रहा है कि 82, 1992। तो ये प्रश्न आपका रिपीटेड प्रश्न है, इतना याद रखिएगा। 11 का राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो 1972 में जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1972 में लागू हुआ था। राइट आंसर आपका जाएगा किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो इसमें बताया गया है कि वन्य जीव यहाँ पे संरक्षण अधिनियम जो था 1972 में लागू किया गया था, ताकि वन्य ग्रामीण यहाँ पे प्राणियों और यहाँ पे कह रहा है पक्षियों का संरक्षण एवं संरक्षण क्षेत्र निर्धारित किया जा सके। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कम से कम 3 बार प्रश्न रिपीट हुआ है आपका। ये कह रहा है यूपी टेट 2012 में पूछा गया था। 3 जून प्रथम पाली का ये पेपर है। कह रहा है कि कौन सा विटामिन शरीर में सूर्य के प्रकाश से बनता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो आपका राइट आंसर जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी के द्वारा आपका जो होता है आपके शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके द्वारा आपके सुबह सुबह जो धूप खिलती है वही आपका विटामिन डी का स्रोत होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही होगा। यहाँ पे देखिए क्या कहा है, सूर्य की किरणों से त्वचा में कोलेस्ट्रॉल का पर असर पड़ता है और विटामिन डी बनता है, जो कि हड्डियों और दांतों के लिए मजबूती का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें 13वें प्रश्न की, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, 2013 में पूछा गया था यूपी टेट। 27 जून प्रथम पाली का ये पेपर है। पंचवटी किससे संबंधित है, महात्मा गांधी से, महावीर से, रामायण से, बौद्ध से। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग। तो जल्दी से कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर महात्मा गांधी से जाएगा, महावीर से जाएगा, रामायण से जाएगा या फिर बुद्ध से जाएगा। जल्दी से कमेंट करिए इसका 13वें का 13 का राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो है आपका रामायण से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, महावीर, महात्मा गांधी और बुद्ध से संबंधित नहीं है, ये रामायण से संबंधित है। आइए देख लेते हैं किस प्रकार से संबंधित है रामायण से। तो यहाँ पे बताया गया है रामायण में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास के समय पंचवटी निवास किया था, जो वहाँ पे झोपड़ी बनाई थी जहाँ पे रहे थे ये लोग कुछ समय तक, उसी को पंचवटी कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे तीसरे के साथ गया था। वहीं पर अगर हम बात करेंगे यूपी टेट 2024 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया 22 फरवरी द्वितीय पाली का, यानी आपके जूनियर का ये प्रश्न है, जूनियर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया था पृथ्वी नीला ग्रह कहलाने के का कारण क्या है। वायुमंडल का रंग जो होता है नीला होता है, आकाश का रंग नीला है, पृथ्वी पर जल अधिकतम मात्रा में है, महासागरों की गहराई के कारण। तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट। बहुत ही आसान प्रश्न है 14वें का। 14 का जो राइट आंसर जाएगा, पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण क्या होती है, पृथ्वी जो है आपकी नीली दिखाई देती है। कैसे, नीली दिखाई देती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जितने भी लोगों का है एकदम सही है। एकदम आसान प्रश्न था ये। इस तरीके से प्रश्न आपके यूपी टेट में पूछे जाते हैं। पृथ्वी पर अधिकतर लगभग 71% भाग जो है जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है कि यूपी टेट 2015 में 10 अक्टूबर द्वितीय पाली में पूछा गया था प्रश्न ये। इसमें पूछा गया भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, यानी कह रहा है कि जो आपका जो स्तंभ है वो कौन सा है। पहला कह रहा है मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन, कछुआ, समुद्री घोड़ा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए 15वें का। तो ये जाएगा गंगा का डॉल्फिन। ठीक है,
जलीय चिन्ह किसे कहा जाता है? हमने आपसे ऊपर ही पूछा था कि गंगा में पाए जाने वाले जलीय जीव कौन सा है जो राष्ट्रीय के रूप में प्रतीक माना जाता है? तो जलीय यहाँ पे गंगा डॉल्फिन ही के नाम से ये गंगा में यानी उत्तर प्रदेश से बिहार तक ही पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए बताया गया है कि गंगा डॉल्फिन 2009 में भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ये गंगा और उसकी सहायक नदियों में पाई जाती है। जैसे में बिहार तक ये गई है वहाँ तक भी पाया जाता है आपका। वहीं पे हम बात करेंगे यूपी टेट 2016 में पूछा गया प्रश्न 19 दिसंबर प्रथम पाली का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे ऊर्जा स्रोत है? कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है, प्राकृतिक गैस है। देखिए यहाँ पे अक्षय गैस की बात किया है, ऊर्जा की बात किया है। 2016 में पूछा गया 19 दिसंबर का प्रथम पाली का ये पेपर है। तो इसमें जो 16वां प्रश्न का उत्तर जाएगा यहाँ पे जल विद्युत जो है आपका अक्षय ऊर्जा है जिसे प्राप्त किया जा सकता है। यानी ये देखिए इस प्रकार से डैम बनाए जाते हैं, इस तरीके से पानी गिरता है और यहाँ पे डायनामो लगा होता है। इसके ऊपर जो पत्तियाँ लगी होती हैं इस पे पानी गिरता है तो इसके डायनामो घूमता है और ये बिजली उत्पन्न करता है और ये पानी इस पंखियों से गुजर के आगे चला जाता है जिसका हम उपयोग फिर कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसके साथ जाएगा आपका तीसरे के। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो इसमें यहाँ पे जल विद्युत एक अच्छे ऊर्जा स्रोत है क्योंकि ये नदी और यहाँ पे जलधाराओं से प्राप्त की जाती है और बार बार उत्पन्न की जा सकती है, यानी उसी का प्रयोग किया जा सकता है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे 17वें प्रश्न की तो इसमें ये पूछा गया है प्रश्न आपका 2017 में 15 अक्टूबर द्वितीय पाली का है। पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? वर्षा का जल, कुएं का जल, नल का जल, नदी का जल। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? बहुत ही आसान प्रश्न है, ऐसे प्रश्न तो आप लोग देख कर ही उड़ा देंगे। तो ये जो जाएगा आपका वर्षा जल के साथ जाएगा। याद रखिएगा कुएं में भी कचरा आ सकता है, नल के पानी में भी अनेक प्रकार के आपके देखते हैं आते हैं, जैसे बालू हो गया, कंकड़ हो गया, इस तरह के से आते हैं। कंकड़ तो नहीं, वो बैक्टीरिया टाइप के आते हैं। नदी में तो और भी आता है। तो यहाँ पे वर्षा का जल जो होता है शुद्ध होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। क्यों होता है इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या में क्या बताया गया है थोड़ा सा देख लेते हैं। व्याख्या में ये बताया गया है कि जल यहाँ पे वर्षा का जल जो होता है सबसे शुद्ध माना जाता है क्योंकि यह वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया के द्वारा होता है, यानी पृथ्वी से इस तरीके से भाप बन के ऊपर जाता है और संघनन के रूप में फिर यहाँ पे पृथ्वी पे आके गिर जाता है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आज के प्रश्न का 18वां प्रश्न है। ये हमारा कह रहा है कि यूपी टेट 2018 में 18 नवंबर प्रथम पालिका यानी प्राथमिक स्तर का पेपर है, इसे सॉल्व करिएगा आप लोग। कह रहा है कि प्राथमिक यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इंडियन रिसर्च सेंटर जो है, ऑर्गेनाइजेशन सेंटर जो है, ये आपका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में है, हरिकोटा में है, श्री हरिकोटा में, या फिर बेंगलुरु में, या फिर चेन्नई में है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 18वें का जो जाएगा यहाँ पे बेंगलुरु में। कहाँ जाएगा? बेंगलुरु में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा होगा। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या बताया गया है इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है, जबकि श्रीहरिकोटा का मुख्य ये इसका प्रमुख प्रक्षेपण यानी यहाँ से लॉन्च किया जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न के, जो कि आपका 19वां प्रश्न है। अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली क्लास और भी बेहतर होने वाली है, संस्कृत पे सीटेट की होने वाली है। तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। लाइक करना ना भूलें, लाइक तो आप लोगों का बनता है, जितने भी लोग ईमानदारी से देख रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा। ये 2019 में 8 जनवरी तृतीय पाली का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है जीवाश्म ईंधन किसे कहा जाता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जलीय विद्युत, पवन ऊर्जा, यूरेनियम या फिर थोरियम। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से इसका कमेंट करिएगा। तो 19 का जो राइट आंसर जाएगा आपका पहले के साथ जाएगा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये क्या है? जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि कोयले में भी आपके जो यहाँ पे पेड़ पौधे थे उसके साथ है। पेट्रोलियम जो है जीव जंतु मर गए उसके द्वारा, प्राकृतिक गैस जो है इनके द्वारा उस सर्जित जो गैस है वो उसको कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? आपका पहले के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का पहला आया एकदम करेक्ट होगा। तो यहाँ पे बात करेंगे इसकी व्याख्या की। तो व्याख्या में बताया गया है करोड़ों वर्ष पहले मृतिक पौधे और जीव जंतुओं से बने ईंधन को यहाँ पे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे अगर हम बात करें, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, मोस्टली प्रश्न है, बहुत ही हेल्पफुल ये प्रश्न है आपको, क्योंकि ये 4 बार प्रश्न पूछा गया है 2011 से लेकर 2021 के बीच में। ये प्रश्न है यूपी टेट 2021 का 23 जनवरी द्वितीय पाली का है। इसमें पूछा गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन कब किससे संबंधित है या फिर संबंध किससे है? तो जल बचाने से है, बड़े पौधों को निर्माण से, विस्थापन के लिए विस्थापन और प्रदूषण नियंत्रण से, जल संरक्षण से है। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़कर टेलीग्राम चैनल से PDF प्राप्त कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं आप। PDF प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के नोट्स या फिर किसी भी प्रकार की आप लोगों की सहायता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। अगर ऐसी ही क्लास आप लोगों को चाहिए तो एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा और अपना कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा कि अगली क्लास किस पे चलाई जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते यही कहेंगे कि अपना प्रिपरेशन जारी रखिएगा सभी लोग और अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि यूपी टेट कभी भी आ सकता है। आप लोग देख रहे हैं कि कितने लाखों टीचरों के ऊपर तलवार लटक रही है नौकरी की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट आदेश है कि
टेट आपको पास करना पड़ेगा या फिर सी टेट वर्ष में, ये 2 साल के अंदर। तो आप लोग आंसर लास्ट का जरूर बताइएगा कि कौन सा सही होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।